प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि कल आपको इन्फॉर्म किया गया था कि कल श्री गणेश मेमोरियल पब्लिक स्कूल जोधावास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपकी जो क्लासेज है वो लाइव क्लासेस की जाएगी या फिर जो रिकॉर्डेड क्लास है उसको अपलोड की जाएगी। मुझे आप पर पूर्ण भरोसा है कि आप लोग सुबह से ही इस क्लास के लाइव होने का जो इंतज़ार है वो कर रहे होंगे। थोड़ा टेक्निकल इश्यू की वजह से विलम्ब हो गया, खैर कोई बात नहीं। अभी जो अपन है वो आज जनरल साइंस की जो क्लासेस है मैटर इन आवर सराउंडिंग, इस बेस पर अपन काम करेंगे। इस चैप्टर में से जितने इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो बन रहे हैं उसको अपन देखेंगे, और उसके साथ साथ में इसके इर्द गिर्द और क्या क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं आपकी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, तो उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ का जो वर्गीकरण होता है वो मुख्यतः किस आधार पे किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो पदार्थ है उसकी फेज़ की बात करें तो वो सॉलिड है, गैस है और लिक्विड जो है, ये मेनली आपने पढ़ा होगा क्लास 6, 7 और 8 में। आप जब 9th का सिलेबस देखोगे एनसीईआरटी का तो उसमें आप प्लाज्मा के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन इनका जब वर्गीकरण है तो मुख्यतः किस बेस पे किया जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका द्रव्यमान है, फिर कणों के आकार के बाद है, और कणों की गति और उसके बीच की जो कणों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके आधार पे किया जाएगा क्या, या फिर रंग के आधार पे किया जाएगा। सॉरी। तो देखिए कणों की गति, जैसे मैं आपके सामने एक डायग्राम बना के आपको समझा रहा हूँ। इसमें जो ये कुछ जो कण हैं वो आपके सामने दिखाई दिए जा रहे हैं इस टाइप के। अब ये ए वाला डायग्राम में और एक बी वाला डायग्राम और मैं शो कर रहा हूँ आपके सामने, और एक सी डायग्राम ये वाला। इसमें जो इसके पार्टिकल्स हैं और इसके जो पार्टिकल्स हैं, इन तीनों डायग्राम के पार्टिकल्स में आपको काफ़ी डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, काफ़ी अंतर नज़र आ रहा है। इसके जो पार्टिकल्स है इसके बीच के जो डिस्टेंस है वो कम है, इनमें जो पार्टिकल्स है इनकी डिस्टेंस इसकी तुलना में, यानी डायग्राम ए की तुलना में बी डायग्राम के पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस और ज़्यादा है, और यही डिस्टेंस अब इनके बीच में देखेंगे तो और भी ज़्यादा डिस्टेंस आपको नज़र आएगा। यानी कि इस जो पदार्थ ए और पदार्थ बी और पदार्थ सी के जो कण हैं पार्टिकल्स, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है, और जितनी जितनी मतलब किसी पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस है तो वो गैसी फेज में आ जाएगा, उससे कम है तो फिर वो लिक्विड फेज में आ जाएगा, और उससे भी कम है तो वो सॉलिड फेज है। इसका मतलब है कि अपन इसमें डिस्टेंस के आधार पर भी जो है वो पदार्थों का वर्गीकरण जो है कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें ये भी कहा गया है कि इसके पदार्थों के जो गति होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, उस बेस पे भी अपन कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। पदार्थ ए जो है इसके कणों की काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम होगी। बी वाला जो पदार्थ लिक्विड है इसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो सॉलिड से थोड़ी ज़्यादा होगी, और आपका ये जो पदार्थ तीसरे नंबर वाला सी वाला जो है, यानी कि ये गैसी फेज वाला जो है, इसमें काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कम है, और जो पार्टिकल्स है वो बिल्कुल स्वतंत्र हैं, और बहुत उड़ने के लिए इसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि पदार्थों का जो वर्गीकरण है वो हम कणों की गति के आधार पर और उनके बीच के डिस्टेंस के आधार पर कर सकते हैं। और यहाँ पर आप 6, 7, 8 के बच्चे जो पढ़ रहे हैं तो ध्यान दें, यहाँ पर सॉलिड, गैस और जो लिक्विड है ये पदार्थों का मुख्यतः 3 प्रकार का विभाजन है, और ये विभाजन जो है वो कणों की गति और दूरी के आधार पर हम कर सकते हैं। क्लास 9th के बच्चे इसमें देख रहे हैं तो अपन चौथे प्रकार का एक और विभाजन जो है वो अपन प्लाज्मा को भी ले सकते हैं। लेकिन मेनली यदि इसका वर्गीकरण की बात करेंगे तो यहाँ पर मुख्यतः सॉलिड, गैस और लिक्विड में अपन इसको देखेंगे। तो आपका फर्स्ट वाले क्वेश्चंस का जो यदि वर्गीकरण का मुख्य आधार माने तो कणों की गति और साथ ही साथ इसके बीच की डिस्टेंस होगी। देखिए बेटा आगे देखिए, कणों की गति और हो गया। पदार्थ की 3 मुख्यतः अवस्था होती है जिसमें ठोस, द्रव और गैस, और उनके कणों के बीच जो उनके कणों के मध्य जो काइनेटिक एनर्जी है कण में, और उसके आपसी दूरी यानी 2 पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करती है। चलिए अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो अपना सेकेंड है,
वो ध्यान से देखिए आप। वो अपने को ये कह रहा है कि निम्न में से किस अवस्था में कणों के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स सर्वाधिक होगा, मैक्सिमम होगा। यह आपके सामने सॉलिड नजर आ रहा है, द्रव भी है, गैस भी है और प्लाज्मा भी है। यानी इन सभी जो ये पदार्थ की अवस्थाएं दे रखी है, इन सभी के अंदर सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स, मतलब कोई ए पार्टिकल्स, बी पार्टिकल्स या ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो एक दूसरे को सबसे ज़्यादा जो है वो कौन से वाली अवस्था में एक दूसरे को खींचे हुए, ताने हुए रखते हैं। तो हमें पता है, अभी हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखा था कि जिस तरीके से ये आपके पार्टिकल्स हैं और ये पार्टिकल्स इतने पास होते हैं, बहुत पास होते हैं, और साथ ही साथ इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है। और जब किसी भी पदार्थ की काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा कम होगी, इसका मतलब है कि इन के अंदर जो मोमेंट है वो कम होगा और एक दूसरे को ताने हुए, खींचे हुए रखता है। तो सबसे ज़्यादा यदि कोई खींचे हुए रखेगा तो आपका सॉलिड में रखेगा, इससे कम आपकी द्रव में और फिर आपकी गैसीय अवस्था में होगी, क्योंकि गैसीय अवस्था बिल्कुल स्वतंत्र अवस्था होती है। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। ठोस में कण बहुत पास होते हैं। मैंने बताया कि इसमें जो है वो डिस्टेंस बहुत कम होती है, इसलिए आकर्षण बल सबसे अधिक और सबसे कम आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी। ये भी अपने बात लास्ट वाले क्वेश्चन में की थी। जितनी ज़्यादा कम जो है वो काइनेटिक एनर्जी इसकी जितनी कम होगी, अट्रैक्शन फोर्स उतना ही ज़्यादा लगेगा, एक दूसरे को पार्टिकल्स अपनी ओर ज़्यादा खींचेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है उसको और ध्यान दें आप। ये कहता है कि ठोस से सीधे ही गैस में परिवर्तन होने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है। देखिए सारे पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में जो है वो बदलते रहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है और ये है गलन, मेल्टिंग, फिर ऊर्ध्वपातन, फिर संघनन और फिर वाष्पन। लेकिन यहाँ पर कहा गया कि सॉलिड जो है वो सीधे किस में बदल रहा है, गैस में बदल रहा है। यानी सॉलिड जो है वो लिक्विड में बदल कर फिर गैस में नहीं बदल रहा है, बल्कि सॉलिड सीधे ही गैसी फेज में जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोसेस जो आपका ऊर्ध्वपातन है। अब ऐसा नहीं कि अपन इसको आंसर को सीधे ऑप्शन को देख के ऊर्ध्वपातन कह रहे हैं, नहीं, अपने को ध्यान देना है कि वाष्पन में क्या होता है। तो वाष्पन में आपका जो लिक्विड होता है और वो लिक्विड सीधे टेम्परेचर पाकर और फिर जो है वो लिक्विड गैस में बदलता है, लेकिन यहाँ पर भी सॉलिड नहीं। संघनन में क्या होगा, जो आपका लिक्विड होगा और वो जो मतलब जैसे क्लाउड्स हैं, ये जो क्लाउड्स हैं जो कि गैसी फेज में होते हैं, जैसे ही टेम्परेचर कम मिलता है, इनको कम टेम्परेचर का तापमान मतलब वातावरण मिल जाता है, तो ये लिक्विड फेज में आ जाते हैं। ये लिक्विड फेज में आ जाएंगे और फिर जो है वो ड्रॉप्स बनेगी, बूंदे बनेगी और धरती पर जो है वो बरसने का काम करती है। तो ये संघनन का प्रोसेस है, बारिश होने वाला। तो ये भी ऑप्शन इसमें नहीं होगा। गलन में क्या होता है, कोई जैसे बर्फ़ है और बर्फ़ जो है वो धीरे धीरे गलकर वो सॉलिड से लिक्विड में आता है। तो ये प्रोसेस भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। केवल इसमें जो है वो ऊर्ध्वपातन वाला आपका ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि ये सीधा सॉलिड से जो है वो गैसी फेज में जा रहा है, सॉलिड से लिक्विड में भी नहीं जा रहा है और लिक्विड से जो है वो सॉलिड भी नहीं बन रहा है। तो इसमें ऑप्शन बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन देखते हैं। जैसे इसमें कहा गया कि ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन में ठोस बिना किसी द्रव में बदले सीधे गैसी फेज में आ जाता है। जैसे आप कपूर में ये चीज़ देख सकते हो, जैसे कपूर की गोलियां जो कपड़ों में डालते हैं वो सीधे ही लिक्विड में नहीं आकर गैसी फेज में जाती है। नेपथलीन की गोलियां वगैरह, ये इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। इसी बेस पर आपका एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातित होने वाला पदार्थ है। अब आपने थोड़ी देर पहले सब्लिमेशन को पढ़ा कि जो पदार्थ सीधे ही ठोस अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाएगा, लिक्विड में नहीं जाएगा। शक्कर इसका ऑप्शन हो नहीं सकता है, नमक हो नहीं सकता है, मेरे को पता है, क्योंकि हमारे डेली लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ें, और मिट्टी भी नहीं हो सकती है। लेकिन कपूर की गोली आपने बहुत बार सुना है कि उसको ठोस अवस्था में हम डालते हैं, कुछ दिनों के बाद में देखते हैं तो वो सीधी गैसीय अवस्था में अपने को मिलती है
और कोई लिक्विड फेज वगैरह ऐसी अवस्था में दिखाई नहीं देती है। तो ये सब्लिमेशन का ही एक एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है कि जब कभी भी किसी भी पदार्थ का हम लोग क्या करेंगे, तापमान बढ़ाएंगे तो कणों की काइनेटिक एनर्जी की जो गतिज ऊर्जा होगी उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए जरा ध्यान से, ये पदार्थ के कुछ पार्टिकल्स हैं। अब ये सॉलिड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, और जब इसका हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तापमान को बढ़ाएंगे। जैसे ही तापमान को बढ़ाएंगे, हमने यहाँ से इसको हीट दिया। हीट देने का मतलब है कि जो इसकी काइनेटिक एनर्जी पहले थी उसमें अभी धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, इसका मतलब सीधा है कि उसके अंदर एक नई ऊर्जा मिल रही है, नई गति मिल रही है। और जैसे ही गति मिलेगी तो ये कण अपनी यथावत जो स्थान था वहाँ से है वो धीरे धीरे मूव करना शुरू करेगा, उछल कुचल जो है वो करना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि तापमान बढ़ने पर पदार्थों की गतिज ऊर्जा जो होगी वो बढ़ेगी, कम नहीं हो सकती है, क्योंकि और ज़्यादा इसको एनर्जी मिल रही है। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है कि तापमान बढ़ाने से कण तेजी से हिलते हैं, मूवमेंट होगा, इसलिए उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। आगे ध्यान दें, गीले कपड़े सूखने की प्रक्रिया, जब हम घरों में गीले कपड़े धोके जैसे सुखाते हैं तो सूखने की प्रक्रिया मुख्यतः किस कारण होती है? संघनन के कारण, गलन के कारण, वाष्पीकरण के कारण, या ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन के कारण। तो देखिएगा, गलन की प्रक्रिया में क्या होता है कि हमारे घर पे जो आइस होता है और वो आइस यदि मेल्ट हो रहा है तो वो गलन की प्रक्रिया, इसका मतलब कपड़े सूखने का प्रोसेस जैसा है नहीं। संघनन की प्रक्रिया में क्या होगा कि जैसे ही बादल चल रहे होते हैं जो कि भाप की अवस्था में होते हैं, या अपन उसको गैसीय अवस्था कह सकते हैं, तो वो जो है वो दरों में बदलते हैं, इसका मतलब ये भी स्थिति हो नहीं सकती है। फिर ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन की स्थिति, जैसा कि अपने नेपथलीन की गोलियों में देखा, कपूर में देखा, तो वो तो क्या करते हैं, सीधे ही जो सॉलिड होता है वो सॉलिड से गैसीय फेज में चेंज हो जाते हैं। तो ये वाली स्थिति भी हो नहीं सकती। इसका मतलब है कि जो इवेपोरेशन है, वाष्पीकरण है, उस वाष्पीकरण के प्रोसेस के द्वारा ही जो हमारे घर में जब गीले कपड़े सुखाते हैं, सूर्य का ताप उस पर गिरता है और जैसे ही वो लिक्विड जो होता है वो गैसीय फेज में उड़कर और भाप बन के पानी उड़ जाता है, ऐसी अवस्था में कपड़े सूखते हैं। तो ये मुख्य प्रक्रिया जो है वो इसके द्वारा होती है। पानी वाष्प बन के उड़ जाता है, इसलिए आप कपड़े सूख जाते हैं। अब देखिए, तरल से, तरल का मतलब यहाँ पर लिक्विड से है, तो तरल से गैस बनना, तरल से गैस बनना की प्रोसेस लिक्विड टू गैस, इवोपोरेशन है, संघनन है, ऊर्ध्वपातन है, या फिर पाचन है। तो ये प्रोसेस तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इस ऑप्शन को हमने पहले ही जो है वो बाहर कर दिया गया। इसके बाद में जो ऊर्ध्वपातन का प्रोसेस है यानी कि सब्लिमेशन, और ये है इवोपोरेशन का प्रोसेस। तो यहाँ पर लिक्विड चेंज हो रहा है गैस में, जैसे अभी बात की अपने कि जो कपड़े होते हैं उसमें जो पानी था वो आपकी लिक्विड फेज में था, फिर उसको हीट मिली और हीट मिलने की वजह से वो जो है वो गैसीय फेज में चला गया।